नमस्कार। आप सभी लोगों का इस व्याख्यान में जिसका विषय सुदूर संवेदन प्रौद्योगिकी में प्रमुख प्रवृत्तियां हैं, में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस व्याख्यान में हम लोग सुदूर संवेदन या फिर रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी और टेक्निक में जो इमर्जिंग ट्रेंड्स हैं जिनको प्रमुख प्रवृत्तियां भी बोलते हैं के विषय में जानकारी लेंगे और इसके जो उच्च अनुप्रयोग हैं जिसको एडवांस एप्लीकेशंस भी बोल सकते हैं उसकी भी कुछ जानकारियां लेंगे। जैसा कि रिमोट सेंसिंग के बारे में कई लोग जानते हैं कि रिमोट सेंसिंग वह विज्ञान है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु की जानकारी बिना उस वस्तु को छुए या बिना उसके सीधे संपर्क में आए प्राप्त कर सकते हैं। इस विधि से हम वस्तुओं की जिनमें कि मैन मेड एंड नेचुरल फीचर्स हैं, जिनको कि हम बोल सकते हैं कि मानव निर्मित और प्राकृतिक संसाधन सम्मिलित हैं, की जानकारी जैसे कि उनका रंग, आकार, क्षेत्रफल और अन्य भूभौतिकी व जैव भौतिकी गुणों की जानकारी प्राप्त करके उनका अध्ययन और विश्लेषण करते हैं। सुदूर संवेदन में विद्युत चुंबकीय तरंगों का उपयोग करते हुए भूमि उपयोग और आच्छादित भूमि की जानकारी एकत्रित की जाती है। यहाँ पर भूमि उपयोग और आच्छादित भूमि को जनरली सामान्यतः इन्हें लैंड यूज एंड और लैंड कवर के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि लैंड यूज और लैंड कवर ये दो वर्ड बहुत फेमस हैं, बहुत प्रसिद्ध हैं रिमोट सेंसिंग के अनुप्रयोग के लिए, इसके उच्च एप्लीकेशंस के लिए। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रिमोट सेंसिंग में बिना किसी वस्तु को छुए हुए उसकी जानकारी हम प्राप्त करते हैं। तो उस जानकारी को प्राप्त करने के लिए जो तरीका हम लोग इस्तेमाल करते हैं और या जो तरीका उपयोग में लाते हैं वह है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या फिर विद्युत चुंबकीय तरंगें। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों का उपयोग करते हुए हम वस्तु की जो गुण हैं उनका अध्ययन करते हैं और इसका बहुत ही वृहद उपयोग है। जितने भी तरह के थीमेटिक एप्लीकेशंस हैं, इन सभी एप्लीकेशंस में, इन सभी थीमेटिक अनुप्रयोगों में रिमोट सेंसिंग का हम इस्तेमाल करते हैं। और जब हम विद्युत चुंबकीय तरंगों की बात करते हैं तो विद्युत चुंबकीय तरंग का जो तरंगदैर्ध्य है वो जो है अलग अलग बैंड में अलग अलग होता है। तो जनरली एक खास पर्टिकुलर बैंड का ही हम लोग यूज करते हैं सुदूर संवेदन में। तो हम लोग उन सबों की थोड़ी बहुत जानकारी लेते हुए फिर आगे जो है बृहद एप्लीकेशन और जानकारियों के बारे में बढ़ेंगे। इन दिनों कई तरह के उच्च तकनीकी संवेदकों जिनको हम सेंसर्स भी बोलते हैं का उपयोग सटीक और विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जा रहा है। तो जब हम विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात करते हैं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है फ्रीक्वेंसी से, जिसकी यूनिट हर्ट्ज है, और वेवलेंथ यहाँ पर मेजर किया गया है। क्योंकि ये डिस्टेंस होती है तो इसको मेजर किया गया है सेंटीमीटर्स में और रिप्रेजेंट किया गया है सेंटीमीटर्स में। तो जब हम देखते हैं यहाँ पर तो यहाँ पर गामा रे है, एक्स रे है, अल्ट्रा वायलेट है, इंफ्रारेड है, रडार वेव्स है, माइक्रोवेव्स है, टेलीविज़न वेव्स है और भी रेडियो वेव्स हैं। तो जब हम यहाँ पर देखेंगे इस पर्टिकुलर तरंगदैर्ध्य को तो ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है, ये दिखाता है कि जो विजिबल रेंज है, विजिबल रेंज उस रेंज को बोलते हैं जिसमें हमारी आंखें काम करती हैं। तो ये जो रेंज है, विजिबल रेंज, ये इसकी तरंगदैर्ध्य लिमिट है 0.4 माइक्रोमीटर से 0.7 माइक्रोमीटर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो नीला रंग है तो यहाँ से शुरू होता है 0.4 माइक्रोमीटर। सो 0.4 माइक्रोमीटर टू 0.5 माइक्रोमीटर ये नीले रंग का है तरंगदैर्ध्य।
और 0.5 माइक्रोमीटर टू 0.6 माइक्रोमीटर ये होता है हरे रंग का, और 0.6 टू 0.7 माइक्रोमीटर तरंगदैर्ध्य लिमिट जो है ये होती है लाल रंग की। तो जो सेंसर्स होते हैं या जो संवेदक होते हैं, जैसे कि अगर हम कोई कैमरा यूज़ करते हैं फ़ोटोग्राफ लेने के लिए, तो सामान्यतः वह कैमरा विजिबल रेंज में काम करता है। तो हम जो है अपनी जो ओरिजिनल छवि है, ओरिजिनल जो पिक्चर है, छवि है, उसे हम उसी कलर में देखते हैं। तो जिन इसको बोलते हैं ट्रू कलर कंपोजिट, कि जो एक्चुअल कलर है, जो एक्चुअल कलर दिख रहा है वही कलर जो है फोटोग्राफ में भी आए। तो वो तकनीक इस्तेमाल करते हुए हम जो है ट्रू कलर कंपोजिट इमेज जनरेट करते हैं। ट्रू कलर कंपोजिट इमेज जनरेट करने के लिए हम लोग सामान्यतः ये विजुअल रेंज ऑफ लाइट का यूज करते हैं। उसके बाद आती है नियर इंफ्रारेड। सो नियर इंफ्रारेड जो होती है, तो उसके हमें हमारी आंखें उसके लिए सेंसिटिव नहीं है। हमारी आंखें इंफ्रारेड को नहीं देख पाती हैं, लेकिन कैमरा को ऐसा बनाया जा सकता है, संवेदकों को ऐसा बनाया जा सकता है जो कि विजिबल लाइट को भी देख सकें और जो इंफ्रारेड है उसे भी देख सकें। तो उसको इस्तेमाल करते हुए हम कई और तरह की जानकारियां भी एकत्र कर सकते हैं, जो जिन जानकारियों को हमारी आंखें नहीं देख सकती हैं। जैसे कि सामान्यतः जब हम बात करते हैं तो सामान्यतः हम देखते हैं कि जो पौधों की पत्तियां होती हैं या फिर जो जंगल होते हैं, तो उनकी पत्तियों का रंग हरा होता है। हरा होने के पीछे यही कारण है क्योंकि वो हरे रंग को पूरी तरह से रिफ्लेक्ट करते हैं। तो उनके हरे रंग के परावर्तन से जो पत्तियों का रंग है वो हरा दिखता है। तो जो परावर्तित हरा रंग है वो सेंसर्स जो है या संवेदक उन्हें रिसीव करते हैं वो अमाउंट, जिसके चलते कि वो हरे रंग का दिखता है। लेकिन जब हम इंफ्रारेड में आते हैं, नियर इंफ्रारेड में, तो वहाँ पर परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, अवरक्त प्रकाश जिसे इंफ्रारेड बोलते हैं, अवरक्त प्रकाश का परावर्तन हरे रंग से बहुत ज़्यादा है। जिसके चलते अगर कोई संवेदक या कोई कैमरा ऐसा डिजाइन किया गया है जो कि अवरक्त प्रकाश को भी कैप्चर कर सके या उससे कोई छवि या इमेज जनरेट कर सके या इमेज बना सके, तो हम पाएंगे कि जितने पौधे हैं, हरे पौधे, वो सभी जो अवरक्त प्रकाश से बनी हुई इमेज है या छवि है, उसमें बहुत अधिक चमकीले दिखाई देंगे या फिर बहुत अधिक ब्राइट दिखाई देंगे। तो ये जो है अवरक्त प्रकाश यूज करते हैं। नाउ अवरक्त प्रकाश भी जो है दो भागों में बनाया गया है। एक होता है रिफ्लेक्टेड इंफ्रारेड, जो परावर्तित बोलते हैं, परावर्तित अवरक्त, और एक होता है इमिटेड। सो इमिटेड अवरक्त जो है उसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, जो ये विद्युत चुंबकीय वेव्स हैं, तरंगे हैं, वो जो हैं ऑब्जेक्ट के द्वारा उत्पन्न की जाती हैं। जैसे कि अगर हम देखें तो सभी वस्तुएं इस धरती पर सभी वस्तुएं वो ऊर्जा छोड़ती हैं ना। वो ऊर्जा जो होती है, जो ऊर्जा वो छोड़ती हैं, वो अवरक्त प्रकाश के वेवलेंथ रेंज में होता है। और अगर डिजाइन सेंसर उस प्रकाश को या फिर उस ऊर्जा को ग्रहण करते हैं और ग्रहण करके अगर उससे कोई छवि या इमेज बना पाने में सक्षम होते हैं, तो वह इमेज जो है वो बोली जाती है थर्मल इमेज। क्योंकि जो ऊर्जा छोड़ी जाती है, वस्तुतः वह ऊर्जा जो है वो उसमें कुछ तापमान होता है, उसमें कुछ टेम्परेचर होता है, तो इसीलिए उसको बोलते हैं थर्मल इमेज। क्योंकि थर्मल इमेज वो वस्तुओं में तापमान के अंतर को दर्शाता है ना। तापमान के अंतर को दर्शाने के चलते इस सेंसर को थर्मल सेंसर बोलते हैं या थर्मल संवेदक भी बोलते हैं ना। थर्मल के बाद जो है वो जिस वेवलेंथ रेंज में काम करते हैं उसको थर्मल इंफ्रारेड बोलते हैं ना। थर्मल इंफ्रारेड के बाद आता है आपको माइक्रोवेव। तो जो माइक्रोवेव है वो उसका जो तरंग दैर्ध्य है, जनरली जो यूज किया जाता है सामान्यतः जिसे यूज करते हैं,
वो होता है 1 मिलीमीटर टू 100 सेंटीमीटर। तो 1 मिलीमीटर से लेके 1 मीटर या फिर 100 सेंटीमीटर तक के तरंगदैर्ध्य लिमिट को, वेवलेंथ रेंज को बोलते हैं माइक्रोवेव। माइक्रोवेव उसी रेंज में ऑपरेट की जाती है। अगर हम सुदूर संवेदन में प्रमुख प्रवृत्तियों की बात करें तो ये दो कैटेगरी में डिवाइड होती है। एक होती है परक्रिय जिसे पैसिव बोलते हैं, परक्रिय सुदूर संवेदन, या फिर इसे बोलते हैं पैसिव रिमोट सेंसिंग। एक दूसरा होता है सक्रिय सुदूर संवेदन, वो बोला जाता है एक्टिव रिमोट सेंसिंग। तो परक्रिय सुदूर संवेदन के जो उदाहरण हैं वो है ऑप्टिकल मल्टी स्पेक्ट्रल, जिसमें कि विजिबल और नियर इंफ्रारेड शामिल होते हैं। नियर विजिबल और रिफ्लेक्टेड इंफ्रारेड शामिल हैं। फिर उसी में जो है विजिबल और रिफ्लेक्टेड इंफ्रारेड में हाइपर स्पेक्ट्रल सुदूर संवेदन भी आता है, जिसमें कि बहुत अधिक नैरो बैंड्स रहते हैं, जिससे कि किसी भी प्रकार के वेरिएशन, स्पेक्ट्रल वेरिएशन को मेजर करते हुए वस्तु के गुणों का पता लगाते हैं। फिर है थर्मल सुदूर संवेदन, जिसमें कि थर्मल प्रॉपर्टीज, तापमान में अंतर को दर्शाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और एक और है परक्रिय सूक्ष्म तरंग सुदूर संवेदन। सूक्ष्म तरंग बोलते हैं माइक्रोवेव, तो हम लोग कभी सूक्ष्म तरंग कभी माइक्रोवेव भी वर्ड यूज करेंगे। तो परक्रिय क्योंकि सामान्यतः लोग जब माइक्रोवेव का नाम सुनते हैं तो उनके दिमाग में ये बात आती है कि यह सक्रिय सुदूर संवेदन का एक तरीका है, लेकिन माइक्रोवेव भी दो भागों में विभाजित है। एक है परक्रिय और दूसरा है सक्रिय। तो पैसिव जो माइक्रोवेव है, परक्रिय सूक्ष्म तरंग सुदूर संवेदन, वो उसका मुख्यतः जो मूलभूत सिद्धांत है वो बहुत कुछ थर्मल सुदूर संवेदन से मिलता जुलता है। अगर हम आते हैं सक्रिय सुदूर संवेदन पर, तो सक्रिय सुदूर संवेदन में एक लिडार रिमोट सेंसिंग होती है, जिसे लिडार सुदूर संवेदन भी बोल सकते हैं। तो इसमें लेजर बीम्स जो हैं वो धरती की तरफ भेजी जाती हैं। लेजर पल्सेस जो है वो धरती की तरफ भेजी जाती हैं, उसके बाद उन्हें रिसीव करते हैं। उसके बाद उस डेटा का अध्ययन करते हुए द्विविमीय या त्रिविमीय जानकारी को निकालते हैं ना। उसके बाद आता है, हम लोगों ने यहाँ रखा हुआ है सक्रिय सूक्ष्म तरंग सुदूर संवेदन। इसे बोलते हैं एक्टिव माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग। तो इसमें क्या होता है कि एक्टिव माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग का यूज करते हुए जानकारी एकत्रित करते हैं। और इस तरह तकनीक के कई सारे फ़ायदे हैं, क्योंकि हम लोग इसी की जो छवियां हैं एक्टिव माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग टेक्निक की, जिसके सेंसर को बोलते हैं सिंथेटिक अपर्चर रडार या फिर SAR, उसी की उपलब्धियों के बारे में बात करेंगे। उसके बाद होता है ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार। अगर हम बात करते हैं ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार की, इसका मतलब कि हम जो है भूमि सतह को पेनेट्रेट करके और उसके नीचे दबी हुई जानकारियों को एकत्रित करने के लिए जिस संवेदक को यूज करते हैं उसको बोलते हैं ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार। तो ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार से भूमि की सतह के नीचे की जानकारियों को एकत्रित किया जा सकता है। अब जब बात चलती है कि एक्टिव एंड पैसिव सेंसर, परक्रिय और सक्रिय रिमोट सेंसिंग टेक्निक, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर हम बात सक्रिय रिमोट सेंसिंग की करते हैं तो उसके भी कई सारे लाभ हैं। जैसे कि सक्रिय सेंसर के लाभों में दिन या मौसम के समय की परवाह किए बिना किसी भी समय डेटा कलेक्ट करने की क्षमता शामिल है। जैसे कि यहाँ पर डेटा कलेक्ट करने को माप प्राप्त करने की क्षमता शामिल है, मतलब कि मैपिंग हम किसी भी समय कर सकते हैं। क्योंकि जब हम बात सक्रिय रिमोट सेंसिंग की करते हैं तो सक्रिय रिमोट सेंसिंग में क्या होता है कि जो संवेदक होते हैं वो खुद से अपनी ऊर्जा जनरेट करते हैं। अगर हम सक्रिय रिमोट सेंसिंग की बात करें, सक्रिय रिमोट सेंसिंग हमने देखा हुआ है लिडार और एक्टिव माइक्रोवेव की बात करते हैं। नाउ अगर हम लिडार और एक्टिव माइक्रोवेव में अगर कंपेयर करें तो फिर जो है कुछ और अधिक एडवांटेज और अधिक लाभ सूक्ष्म तरंग के मिलते हैं।
क्योंकि सूक्ष्म तरंग में जो तरंगदैर्ध्य इस्तेमाल में लाया जाता है या फिर उपयोग में लाया जाता है, उसका तरंगदैर्ध्य बहुत बड़ा होता है। अगर हम एक तुलना करें ऑप्टिकल मल्टी स्पेक्ट्रल या विजुअल रेंज, क्योंकि जो लिडार सेंसर है जनरली उसे इंफ्रारेड में रेंज में ऑपरेट करते हैं। तो जब उस तरंगदैर्ध्य से जब तुलना करते हैं तो हम पाते हैं कि जो सक्रिय सूक्ष्म तरंग रिमोट सेंसिंग के तरंगदैर्ध्य हैं वो उसके तुलना में बहुत बड़े होते हैं। तो बहुत बड़े होने के कारण, उस तरंगदैर्ध्य क्या बड़े होने के कारण एक्टिव माइक्रोवेव जो होते हैं वो थिक क्लाउड कवर, जैसे कि बादल का जो एटमॉस्फेयर में बादल हैं या वायुमंडल में या फिर वातावरण में जो बादल का देखते हैं, तो उसे भी बहुत आसानी से पास कर जाते हैं। उससे होते हुए वो धरती पे आएंगे और जो धरती की वस्तुएं हैं उनसे इंटरेक्ट करेंगे। वहाँ पर एक कॉन्सेप्ट यूज होता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का है, जिसे बोलते हैं प्रकीर्णन, ओके, स्कैटरिंग। तो उसका इस्तेमाल उस कॉन्सेप्ट का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के उस कॉन्सेप्ट का वो इस्तेमाल करते हुए इमेजिंग करते हैं। तो बादल के कवर से भी वो होके गुजर जाएंगे, थिक क्लाउड कवर से भी गुजर सकते हैं। अगर रेन हो रही है या वर्षा है तो उसका भी उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं होता है। और अगर किसी को जंगल के नीचे के धरातल के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, तो हम जानते हैं कि अगर जंगल के नीचे की जो धरातल या भूमि है उसके ऊपर देखेंगे तो पेड़ होते हैं और पेड़ के पत्ते होते हैं। तो पेड़ के पत्तों के आच्छादन के चलते कोई दूसरी जो सुदूर संवेदन तकनीक है, जैसे कि उसमें ये आपके शामिल है, थर्मल हैं और ऑप्टिकल मल्टी स्पेक्ट्रल हैं, वो उस भूमि की जानकारी नहीं दे सकते जो भूमि जो है पेड़ पत्तों से आच्छादित है। तो उस समय हमें ऐसे तरंगदैर्ध्य का इस्तेमाल करना पड़ता है जो कि उन पत्तियों से होकर के आसानी से गुजर सके। तो उन पत्तियों से होकर के गुजर पाने में माइक्रोवेव्स जिनकी लंबी रेंज होती है, अगर हम 20 सेंटीमीटर तरंगदैर्ध्य या 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर या 60 सेंटीमीटर का इस्तेमाल करें, तो बड़े आसानी से पेड़ के ऊपरी पत्तों से होकर गुजरते हुए और नीचे ज़मीन की सतह की जानकारी प्रदान कर सकती हैं। और अगर वेवलेंथ जो है वो बहुत बड़ी है, जैसे 20 सेंटीमीटर, 30, 40, 50 मतलब 100 तक है, तो वह मिट्टी और बर्फ़ के ऊपरी सतह को भी से भी गुजर सकती है और जो ज़रूरी जानकारी है उसे प्रदान कर सकती है। तो यह जो है निर्भर करता है कि किस तरह का अनुप्रयोग किसी यूजर के लिए ज़रूरी है। किसी का जो प्रोजेक्ट वर्क है या फिर किसी की केस स्टडी अगर पेनिट्रेशन पर है और या फिर भूमिगत चीज़ों को पता लगाने के लिए है, तो वो इन चीज़ों का इन वेव लेंथ रेंजेस का और तरंगदैर्ध्य का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम माइक्रोवेव बैंड्स की बात करते हैं तो माइक्रोवेव बैंड के, एक्स, सी, एस, एल और पी बैंड में विभाजित है। के बैंड से पी बैंड की ओर जाने पर विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंगदैर्ध्य में वृद्धि होगी। जैसा कि हम यहाँ पर देखते हैं, जब हम के बैंड से पी बैंड की ओर जाते हैं तो यहाँ पर उसकी फ्रीक्वेंसी में कमी आती है, लेकिन जो तरंगदैर्ध्य है वो बढ़ता जाता है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर पी बैंड जो नज़दीक जब पहुँचते हैं तो यहाँ पर जो है फ्रीक्वेंसी जो है 0.3 गीगाहर्ट्ज़ हो जाती है और जो वेवलेंथ रेंज है वो 3200 सेंटीमीटर हो जाती है। तो इनके वेवलेंथ के हिसाब से, क्योंकि इनके वेवलेंथ के हिसाब से इसको डिज़ाइन किया गया है अलग अलग बैंड्स में। जैसे कि के बैंड, इसकी जो वेवलेंथ रेंज है वो है 0.75 सेंटीमीटर टू 2.4 सेंटीमीटर। और जब एक्स बैंड पर आते हैं तो इसकी वेवलेंथ रेंज है 2.4 सेंटीमीटर से 3.75 सेंटीमीटर। सी बैंड पर जब जाते हैं तो 3.75 से 7.5 सेंटीमीटर।
एस बैंड पर जब जाते हैं तो यह होता है 7.5 से 15 सेंटीमीटर, एल बैंड पर है 15 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर और पी बैंड पर है 30 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर। तो ऐसा होता है कि कोई भी एक सेंसर, अगर हम माइक्रोवेव की बात करें, क्योंकि अब हम लोग बेसिकली अब सारा फोकस हमारा माइक्रोवेव और पे रहेगा, उसके बाद हम केवल सार पर ही बात करेंगे। जो यहाँ पर हम देखेंगे तो इसमें आप देख सकते हैं कि डिफरेंट बैंड्स हैं और कोई भी एक सेंसर इन सारे बैंड्स की जानकारी प्रदान कर पाने में सक्षम नहीं होता है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि अलग अलग सेंसर्स डिजाइन किए जाते हैं, क्योंकि जैसे जो संवेदक या सेंसर पी बैंड के लिए डिजाइन किया हुआ रहेगा वह एल बैंड का डेटा नहीं देगा और या फिर एस बैंड का डेटा नहीं देगा, वह केवल पी बैंड में ही डेटा देगा। डेटा जो है वो एकत्रित करेगा अर्थ सरफेस के लिए या फिर धरती के सतह के लिए। उसी तरह यदि एक्स बैंड में कोई सेंसर या संवेदक बनाया गया है तो वह सेंसर एक्स बैंड में ही डेटा देगा धरती की सतह का, वह सी बैंड या एस बैंड या किसी अन्य दूसरे बैंड में कोई डेटा नहीं देगा। अगर किसी को मतलब जो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी रेंज बोलेंगे या मल्टी फ्रीक्वेंसी या फिर विभिन्न तरंग दैर्ध्य का डेटा इस्तेमाल करना है किसी खास अनुप्रयोग के लिए, तो उस समय वह अलग अलग संवेदकों के डेटा को ऑर्डर करके यह काम कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम देखेंगे तो कई सारे सेंसर्स डिजाइंड है अलग अलग फ्रीक्वेंसी रेंजेज में। अगर हम माइक्रोवेव सेंसर की बात करते हैं तो पुनः यहाँ पर हम लोग दो की बात करेंगे, परक्रिय जिसे पैसिव माइक्रोवेव सेंसर बोलते हैं और एक्टिव जिसे हम सक्रिय बोलते हैं। तो एक परक्रिय माइक्रोवेव सेंसर अपने देखने के क्षेत्र में स्वाभाविक रूप से उत्सर्जित माइक्रोवेव ऊर्जा का पता लगाता है। यह उत्सर्जित ऊर्जा उत्सर्जक वस्तु या सतह के तापमान और नमी गुणों से संबंधित होती है। निष्क्रिय माइक्रोवेव सेंसर आमतौर पर रेडियोमीटर होते हैं। तो जब हम रेडियोमीटर की बात करेंगे, जैसे ही यह वर्ड सुनने में आता है, जैसे ही यह शब्द सुनने में आए रेडियोमीटर, इसका मतलब हम परक्रिय माइक्रोवेव सेंसर की बात करते हैं या फिर पैसिव माइक्रोवेव सेंसर की बात करते हैं। परक्रिय माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग के अनुप्रयोगों में मौसम विज्ञान, जल विज्ञान और समुद्र विज्ञान शामिल हैं। अगर हम बात करें सक्रिय माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग की, तो सक्रिय माइक्रोवेव सेंसर लक्ष्य को रोशन करने के लिए माइक्रोवेव विकिरण का अपना स्रोत प्रदान करते हैं और सक्रिय माइक्रोवेव सेंसर आमतौर पर दो अलग अलग श्रेणियों में विभाजित होते हैं, इमेजिंग एंड नॉन इमेजिंग, इमेजिंग और गैर इमेजिंग। तो सक्रिय माइक्रोवेव सेंसर की इमेजिंग का सबसे सामान्य रूप रडार है। रडार को बोलते हैं रेडियो डिटेक्शन एंड अरेंजिंग। तो रडार जो है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग का संक्षिप्त रूप है। इस रडार रिमोट सेंसिंग में रडार सेंसर एक माइक्रोवेव सिग्नल को लक्ष्य की ओर भेजता है। तो माइक्रोवेव सिग्नल जो लक्ष्य की ओर भेजा गया है, तो जब वह लक्ष्य से टकराएगा तो टकराने के बाद स्कैटरिंग होगी। तो जो सेंसर है वो बैक स्कैटर सिग्नल को रिसीव करेगा या उसे प्राप्त करेगा। तो बैक स्कैटर सिग्नल से फिर वह बाकी जानकारियों का पता लगाता है या फिर उससे वो एक छवि उत्पन्न करेगा, और वो छवि जो है वस्तु के जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज हैं और फिर जो स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज हैं उस पर डिपेंड करता है। गैर इमेजिंग माइक्रोवेव सेंसर में आते हैं अल्टीमीटर और स्कैटरोमीटर। ज़्यादातर ये प्रोफाइलिंग डिवाइसेज होते हैं, लेकिन ये भी पॉसिबल है कि इनसे इमेजिंग जनरली स्कैटरोमीटर को इमेजिंग मोड में भी ऑपरेट किया जा सकता है अगर उच्च तकनीक को यूज करते हुए स्कैटरोमीटर डिजाइन किया जाए तो। लेकिन जनरली ये प्रोफाइलिंग डिवाइसेज होते हैं जिनसे केवल एक रैखिक आयाम में जानकारी मिलती है। क्योंकि जैसे कि हम रडार में देखते हैं तो जिससे द्विआयामी जानकारी मिलती है, क्योंकि अगर हम किसी भी छवि की बात करें या इमेज की बात करें तो वो हमेशा द्विआयामी होती है। तो यहाँ पर ये द्विआयामी जानकारी न दे करके
वन डायमेंशनल इंफॉर्मेशन और वन एरे इंफॉर्मेशन देते हैं, जो कि एक रैखिक आयाम में होता है। दूसरा है, जब हम देखते हैं तो ये दो तरह के होते हैं, जिसमें हम बात कर चुके हैं, रडार अल्टीमीटर और स्कैटरोमीटर। रडार अल्टीमेट्री का उपयोग सतह की ऊंचाई का निर्धारण और स्थलाकृतिक मानचित्रण और समुद्र की सतह की ऊंचाई के आकलन के लिए किया जाता है। इससे नाम से ही बहुत कुछ क्लियर है। अल्टीमीटर जो कि अल्टीट्यूड से रिलेटेड है, तो इससे हम लोग ऊंचाई का निर्धारण करते हैं। स्कैटरोमीटर, इसके नाम से ही क्लियर है कि बहुत सटीक स्कैटरिंग इन्फॉर्मेशन इससे हम लोग मेजर करते हैं या फिर मापते हैं। स्कैटरोमीटर भी आमतौर पर गैर इमेजिंग सेंसर होते हैं और लक्ष्य से बैक स्कैटर ऊर्जा की मात्रा का सटीक मात्रात्मक माप करने के लिए उपयोग किया जाता है। इनके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। अब हम लोग अपना सारा फोकस जो है सिंथेटिक अपर्चर रडार इमेजेस पर करने जाते हैं। सिंथेटिक अपर्चर रडार का एक रूप है जिसका उपयोग वस्तुओं की छवियों को बनाने के लिए किया जाता है। ये चित्र वस्तु के 2 या 3 आयामी प्रतिनिधित्व हो सकते हैं। ऐसे रिमोट सेंसिंग एक इमेजिंग सेक्यूर माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग तकनीक है जो उच्च स्थानिक रिजोल्यूशन डेटा प्रदान करती है। उच्च स्थानिक का मतलब यहाँ पर है हम लोग हाई स्पेशियल, उच्च स्थानिक रिजोल्यूशन मीन्स हाई स्पेशियल रिजोल्यूशन डेटा की बात कर रहे हैं। तो जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है कि ये जो कलरफुल इमेज दिख रही है, यह सैन फ्रांसिस्को एरिया के लिए सैन फ्रांसिस्को एरिया की नेचुरल कलर कंपोजिट इमेज है, जिससे कि ऑप्टिकल मल्टी स्पेक्ट्रल डेटा से बनाया हुआ है। यह वस्तुतः ली एंड पॉटियर की किताब से लिया हुआ चित्र है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसका जब यही एरिया जब सिंथेटिक अपर्चर रडार से लिया गया है या चित्रित किया गया है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर किसी भी तरह की कोई रंग की इन्फॉर्मेशन या कलर की इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि जो ऑप्टिकल मल्टी स्पेक्ट्रल सेंसर्स होते हैं, ऑप्टिकल मल्टी स्पेक्ट्रल संवेदक होते हैं, वो सेंसिटिव होते हैं जो सतह पर होने वाली वस्तु की भी बात कर सकते हैं, उसके ऊपरी कलर या जो उसका रंग है उसके लिए ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। लेकिन जो माइक्रोवेव्स होती हैं वो कलर के लिए कोई सेंसिटिविटी नहीं दिखाती हैं। वह मेनली वस्तु का जो आकार है, आकार और उसका जो पूरा स्ट्रक्चर है उसके लिए सेंसिटिव होती हैं, और उनके अंदर के जो इलेक्ट्रिकल गुण हैं उनके लिए भी सेंसिटिव होती हैं। तो उसके आधार पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पानी है, पानी जैसा कि इसमें नीले रंग का दिखाई दे रहा है, सार की इमेज में पूरी तरह से डार्क दिख रहा है। और यह जो अर्बन एरिया है, अर्बन बिल्डिंग है जो कि इसमें सियान कलर में दिख रही हैं, वो पूरी तरह से इसमें बहुत अधिक ब्राइट दिख रही हैं। इसका मतलब कि जब सार सेंसर अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को भेजता है तो स्कैटरिंग के पश्चात बहुत भारी मात्रा बैक स्कैटर्ड सिग्नल की रिसीव करता है। इसका मतलब स्कैटरिंग यहाँ जो बिल्डिंग्स हैं, अर्बन बिल्डिंग्स हैं, तो इन बिल्डिंग से या फिर कहीं इन स्ट्रक्चर से बहुत हाई अमाउंट में वो या तो रिफ्लेक्ट होती है या स्कैटर्ड होती है। तो उसके चलते क्या होता है कि यह सारे जो मानव निर्मित घर हैं या बिल्डिंग हैं, ये बहुत अधिक ब्राइट दिखाई देते हैं। लेकिन वहीं पर अगर फिर हम आते हैं, यहाँ पर एक पार्क है, इस पार्क में जो है पेड़ भी हैं, घास भी हैं, तो हम देख सकते हैं कि ये पूरी तरह से यहाँ से जो है बैक स्कैटरिंग कम हो रही है, या सेंसर जो है बैक स्कैटरिंग की मात्रा कम रिसीव कर रहा है, जिसके चलते कि यह जब हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि यह कम ब्राइट है या फिर डार्क है अगर हम तुलना करें इस अर्बन एरिया से या फिर अर्बन बिल्डिंग से। अगर हम बात करें माइक्रोवेव और ऑप्टिकल डेटा को, तो ये दोनों मौलिक रूप से भिन्न होते हैं। माइक्रोवेव मुख्य रूप से वस्तु की संरचना और इलेक्ट्रिकल गुणों के प्रति संवेदनशील होते हैं, और जब ऑप्टिकल की बात करते हैं तो ऑप्टिकल डेटा सूर्य के प्रकाश से
परावर्तन स्पेक्ट्रा होते हैं और मुख्य रूप से छवि के क्षेत्र के रोशनी विशेषताओं और वस्तु के ऊपरी सतह के प्रति संवेदनशील होते हैं। तो इसमें जैसे कि ऑप्टिकल डेटा की बात करें तो वो होता क्या है कि सूर्य की रोशनी जो धरती और धरती के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि जो लैंड कवर या लैंड यूज हुआ, जैसे कि बिल्डिंग्स हुई, शहरी क्षेत्र हुआ, या फिर जंगल हुए, या फिर जो कृषि भूमि है, वहाँ पड़ते हैं। तो वहाँ से क्या होता है कि वहाँ से वो रिफ्लेक्ट करते हैं। तो जो अमाउंट, जो मात्रा जो है धरती पर पड़ती है सूर्य के प्रकाश की, वह रिफ्लेक्ट होती है। सेंसर्स उसको क्या करते हैं कि जो परावर्तित या रिफ्लेक्टेड प्रकाश है उसको इस्तेमाल करते हुए वो उसकी छवि या इमेज जनरेट करते हैं। तो वो जो रिफ्लेक्टेड लाइट है या परावर्तित प्रकाश है, वो मूलतः वस्तु के ऊपरी कलर, जो ऊपरी रंग है, उसके लिए ज़्यादा सेंसिटिव होता है। स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी पर भी सेंसिटिव होता है, लेकिन वो बहुत कम होता है। जैसे कि यहाँ पर दो सेंसर दिखाए गए हैं, एक LIS4 जो कि ऑप्टिकल मल्टी स्पेक्ट्रल है, और दूसरा है रडार सेंसर RISAT-1 जो कि रडार इमेजिंग सैटेलाइट का है। तो हम देख सकते हैं कि अगर एक बैंड की बात करते हैं तो इस बैंड में हम क्या देख सकते हैं कि ज़रा फोकस कीजिए आप लोग इस ऑब्जेक्ट पर। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि रिवर गंगा का पानी जो है पूरी तरह से काला दिख रहा है। वस्तुतः अगर हम देखेंगे ऑप्टिकल मल्टी स्पेक्ट्रल में तो ये नीले रंग का दिखाई देगा, क्योंकि नीले और हरे रंग में इसका मैक्सिमम रिफ्लेक्शन होगा। लेकिन चूंकि यह ब्लैक एंड वाइट इमेज है और एक ही बैंड लिया गया है, मुझे ऐसा लगता है कि यह जो है इंफ्रारेड बैंड है। तो इस इंफ्रारेड बैंड में जब हम कंपेयर करेंगे तो क्या पाते हैं कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, बेसिकली यह बैराज है पानी को रोकने के लिए या पानी के धारा को मोड़ने के लिए। लेकिन यह बैराज जो है इसमें नहीं दिख रहा है। वो उसके पीछे कारण यह है कि जो रंग है, बैराज का जो रंग है, जो वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, वो पानी के रिफ्लेक्शन से मिलता जुलता है, पानी के परावर्तन से मिलता जुलता है, जिसके चलते कि वह पूरी तरह से डार्क दिख रहा है और यह पूरी तरह से इसमें मिल गया है। तो हम लोग इस बैंड में ब्लू, ग्रीन, रेड या इंफ्रारेड, जो ग्रीन, रेड या इंफ्रारेड जो भी बैंड है, इसमें हम इसको नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन माइक्रोवेव में जैसा कि हमें पता है कि यह कलर के लिए सेंसिटिविटी नहीं रखता है, यह वस्तु के संरचना और इलेक्ट्रिकल गुणों के लिए। तो इसकी संरचना की बात करें बैराज के तो और इलेक्ट्रिकल गुणों की, तो दोनों ही इस पानी से भिन्न हैं। क्योंकि जो ये सीमेंट, कंक्रीट और जो लोहे की छड़ हैं, उनसे बना होता है कोई बैराज। तो इनका जो मौलिक गुण है वह पूरी तरह से भिन्न है। अगर ये दोनों का कलर या रंग दोनों के समान हो, पानी और इसका, फिर भी इनके मौलिक गुण जो हैं वो अलग हैं। संरचनात्मक और इलेक्ट्रिकल जो गुण हैं वो अलग हैं। इसीलिए इनको माइक्रोवेव्स में बहुत आसानी से देखा जा सकता है। तो हम यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं कि कलर के लिए सेंसिटिव नहीं होते हुए भी यह किस तरह से बहुत महत्वपूर्ण जानकारियों को दिखा सकता है। दूसरा हम देखते हैं टेरेन टोपोग्राफी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये पर्वतीय क्षेत्र है। तो पर्वतीय क्षेत्र है तो बहुत ऊंची नीची सतहें आपको मिलेंगी, और यहाँ पर रिवर चैनल्स भी आपको दिखेंगे। तो जो है, लेकिन ये सारी सतह की जानकारी अगर आप ऑप्टिकल मल्टी स्पेक्ट्रल डेटा में देखेंगे तो बहुत थोड़ी जानकारी मिलती है। ये पूरी तरह से एक तरह से समान दिखता है, कोई अंतर नहीं दिखाता है टेरेन टोपोग्राफी में। लेकिन अगर SAR डेटा में देखें तो पूरी टोपोग्राफी क्लियरली विजिबल है। अगर हम अगली स्लाइड में देखेंगे तो फिर से वही डेटा है, एक दूसरा एरिया लिया हुआ है उसी डेटा का। तो आप देखते हैं LIS4 डेटा में यहाँ पर आपको कोई जानकारी नहीं मिले, पूरी तरह से यह सतह सपाट या समतल जैसी दिख रही है। लेकिन जब आप SAR डेटा में देखेंगे तो यहाँ पर जो वेरिएशन है सतह में वो आप बहुत आसानी देख सकते हैं। जैसे यह रिवर चैनल, जैसे आप देखेंगे इस डेटा में ऑप्टिकल मल्टी स्पेक्ट्रल में कहीं नहीं दिख रहा है, जबकि यहाँ पर बहुत आसानी से दिख रहा है। और टेरेन की टोपोग्राफी बहुत ईजिली विजिबल है। तो SAR डेटा जो है
टेरेन टोपोग्राफी के लिए बहुत सेंसिटिव होता है, क्योंकि यह स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है। अगर स्ट्रक्चर वेरिएशन है तो वो सेंसिटिविटी बहुत आसानी से एकत्र की जा सकती है। नाउ एक और चीज़ हम देखना चाहते हैं यहाँ पर, जैसे यह सहारा रेगिस्तान का है, तो जैसा कि हम देख रहे हैं, तो ये जो बीच वाली इमेज है, इसे आप ध्यान देंगे तो बीच वाली इमेज जो पूरी तरह से रेगिस्तान के जो मरुस्थल है उसका रंग दिखाती है, उसके बालू का रंग दिखाती है, जो कि रेड गोल्डन कलर में यहाँ पर दिख रही है, रेड गोल्डन रंग में दिख रही है। लेकिन जब एल बैंड सर ए मिशन SIR बेसिकली सर ए दिखाता है, जो एल बैंड रडार था, उसे जब ऑपरेट किया गया था, डेटा जब लिया गया था इस एरिया के लिए, तो इस एरिया के लिए डेटा आप देख सकते हैं कि यह सतह पूरी तरह से समतल नहीं है। क्योंकि क्या होता है, एल बैंड क्योंकि ये पूरी तरह से ड्राई है, यहाँ पर जो है पूरी तरह से सूखा एरिया है, यहाँ पर जो नमी है बहुत कम है, तो इसके चलते क्या होता है कि सार का जो भेदन क्षमता है, इस बालू के ऊपरी सतह को पार करने की क्षमता है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, और ये ऊपरी सतह को आराम से पार करके नीचे जो स्ट्रक्चर है, नीचे जो संरचना है, उसको बहुत आसानी से दिखा सकता है। तो इस संरचना को देख करके दिखाता है कि यह प्राचीन पानी के जो स्रोत होते हैं, कुछ कुछ रचना वैसी दिख रही है, जिसे पैलियो चैनल भी बोलते हैं। तो यह पेनिट्रेशन कैपेबिलिटी या विभेदन क्षमता को वनस्पति और फिर सतही और या फिर भूमि की सतह को पेनिट्रेट करके जानकारी को एकत्र करने के लिए भी किया जाता है। तो ये हम जानकारियाँ देख चुके हैं, और इसके बाद हम देख रहे हैं कि कई तरह के जो है सार बैंड्स होते हैं, जैसे कि P बैंड हुआ, L बैंड हुआ, S बैंड, C बैंड, X बैंड, सबकी वेवलेंथ रेंज अलग अलग है। यहाँ पर हम लोग मूलतः जो मीन फ्रीक्वेंसी या मध्य वेवलेंथ रेंज जिसको इस्तेमाल करते हैं इमेजिंग में, उसे दिखाया गया है। तो X बैंड पर अगर हम देखेंगे तो उस पर जो है आपको दिखेंगे कई सारे सेंसर्स हैं, टेरासार X, टैंडम X, कॉस्मो, स्काईमेड, ओके। तो ये सारे सेंसर जो हैं अब जो यहाँ पर लिस्ट में दिए गए हैं, ये जो सेंसर है, ये X बैंड जिसकी वेवलेंथ रेंज छोटी होती है उसको यूज करके डिज़ाइन किए गए हैं। तो इसमें देखेंगे कि यह जो रेंज है X बैंड की, ये सतह के खुरदुरापन को या फिर हाई स्पेशियल रेजोल्यूशन डेटा को जनरेट करने में और उससे होने वाले जो अलग अलग अनुप्रयोग हैं उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब हम C बैंड के लिए देखेंगे तो C बैंड में भी बहुत सारे सेंसर डिजाइन किए गए हैं, क्योंकि C बैंड का उपयोग जो कृषि है, कृषि और भूमि के उपयोग के लिए बहुत ज़्यादा किया गया है। इसमें आप देखते हैं कई तरह के सेंसर हैं, ERS-1, 2, INVISAT SR, RADARSAT 1 and 2, RADARSAT Constellation Mission, RISAT-1 एंड RISAT-1A, Sentinel-1A, 1B, ये सारे मिशन C बैंड से संबंधित हैं और समुद्र की सतह के प्रति संवेदनशीलताएँ दिखाते हैं। समुद्री जहाज़ों का पता लगाने में भी इनका यूज़ किया जा सकता है, समुद्र की बर्फ़ की निगरानी में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है, और समुद्र में जो तेल रिसाव होता है उसके कई कारण होते हैं, एक्सीडेंट हुआ या फिर नेचुरल तरीके से, प्राकृतिक तरीके से रिसाव होता है, उन सभी को पता लगाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इनमें S बैंड में जब आते हैं तो इसमें भी कई सारे सेंसर्स हैं और कई सारे प्लांट हैं, जैसे NISAR जो है नासा और इसरो का एक बहुत हम बोल सकते हैं बहुत प्रतीक्षित मिशन है। यह पहला मिशन होगा जो कि 2 तरंग दैर्ध्यों या 2 फ्रीक्वेंसी रेंजेज में लॉन्च किया जाएगा, जो कि S बैंड होगा। जैसे कि निसार का आप नाम दे सकते हैं, निसार S और निसार L, तो L और S बैंड दोनों में लॉन्च किया जाएगा। यह विश्व का पहला मिशन होगा जो कि धरती के सतह की जानकारी के लिए लॉन्च किया जाएगा, और जो कि L और S बैंड दोनों में जानकारी प्रदान करेगा। और देख सकते हैं L बैंड में जो है हाई पेनिट्रेशन होता है, अच्छी पैठ होती है, तो उसको जो है एग्रीकल्चरल और फॉरेस्ट एप्लीकेशन और वाटर रिसोर्सेज जैसे जल विज्ञान हुआ, भू विज्ञान हुआ, इनके लिए भी यूज करते हैं। बायोमास मिशन P बैंड में प्लान है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने प्लान किया हुआ है, क्योंकि P बैंड अभी हमारे पास कोई स्पेस बॉर्न सेंसर नहीं है जो कि P बैंड में वर्क करता हो।
तो बायोमास विजन ये लॉन्च होगा और यह जो है कई तरह की जानकारियाँ प्रदान करेगा, क्योंकि यह बहुत आसान तरीके से मिट्टी के नीचे प्रवेश करते हुए उसके नीचे दबी हुई जानकारियों को बताएगा, जो कि पुरातात्विक अनुप्रयोगों के लिए बहुत उपयोगी रहेंगे। और यह जो है, जैसे हमारे यहाँ ट्रॉपिकल जो फॉरेस्ट होते हैं, तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में बहुत घनी पत्तियाँ होती हैं और उनके पत्तों की चौड़ाई भी बहुत अधिक होती है। तो उनसे होते हुए यह पूरी तरह से पूरे पेड़ और पूरे जंगल की पूरी संरचना की जानकारी देंगे, जिससे कि हमें फॉरेस्ट का जो एक्चुअल बायोमास है उसकी जानकारी भी मिलेगी। अगर हम सार इमेजिंग की बात करते हैं तो यह हम देख लें कि सार सेंसर जो है यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ट्रांसमिट करते हैं अर्थ सरफेस की तरफ, और देख सकते हैं कैसे यह बादलों के कवर या धुंध को आसानी से पार करते हुए धरती की जानकारी देते हैं। और हम देख सकते हैं कि यह जो ब्राइट और डार्क पैचेज जो दिख रहे हैं, ये सारे पैचेज जो उनके गुण हैं, जो धरती पर उपस्थित जो अलग अलग तरीके के लैंड कवर हैं, उनके गुणों से जो संबंधित जानकारी है, वह जानकारी सेंसर जो है या संवेदक जो है वो कैप्चर करके और एक इमेज जनरेट करता है। अगर हम सार की बात करें तो इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, जैसे डीईएम जनरेशन और जो डिजिटल एलिवेशन मॉडल है, डीईएम बनाने के लिए सार इंटरफेरोमेट्री का इस्तेमाल करना, सब्सिडेंस मॉनिटरिंग के लिए सार इंटरफेरोमेट्री का इस्तेमाल, क्रायोस्फेरिक या ग्लेसियोलॉजिकल अनुप्रयोगों के लिए सार का यूज, मिट्टी के नमी जिसको हम सॉयल मॉइस्चर बोलते हैं उसके आकलन के लिए एसएआर का इस्तेमाल, और सार के स्ट्रक्चर और बायोफिजिकल पैरामीटर जिसको कि संरचनात्मक और जैव भौतिक मापदंड बोलते हैं, उनकी जानकारी के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। नाउ क्रॉप मैपिंग एंड मॉनिटरिंग बोल सकते हैं, फसल के मानचित्रण और निगरानी के लिए भी एसएआर का यूज किया जाता है। बाढ़ के मानचित्रण के लिए भी एसएआर का यूज किया जाता है। तेल रिसाव की जानकारी और जहाज़ के पता लगाने का लिए भी एसएआर का इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक डीईएम है जिसे कि फुजियामा माउंटेन के लिए जनरेट किया गया है। यह डीईएम जो डिजिटल एलिवेशन मॉडल बोलते हैं, यह सार के 2 डेटा सेट को इस्तेमाल करते हुए किया गया है। यह देख सकते हैं सार इंटरफेरोमेट्रिक टेक्निक होती है जिससे इंटरफेरोग्राम जनरेट किया गया है, और इससे यह 2D द्विविमीय डिजिटल एलिवेशन मॉडल जनरेट किया गया है। इसका त्रिविमीय रूप यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इससे हाइट की जानकारी मिलती है। और अगर देखना चाहते हैं कि अगर किसी ऑप्टिकल डेटा के साथ इस त्रिविमीय जानकारी को मर्ज कर दें तो कैसी दिखती है, तो आप देख सकते हैं कि इस त्रिविमीय जानकारी को ऑप्टिकल डेटा के साथ, ऑप्टिकल मल्टीस्पेक्ट्रल लेंस से टीएम डेटा के साथ जब मर्ज किया गया है तो ऐसी जानकारी मिल रही है। जहाँ जहाँ आपको वेजिटेशन या फॉरेस्ट कवर है, जहाँ जहाँ पे जंगल है या फिर वेजिटेशन है, तो वो सब लाल कलर में दिखाई दे रही हैं। यह त्रिविमीय दृश्य जो है दून वैली के लिए दिखाया गया है। फिर से यह एलॉस पल्सर डेटा को इस्तेमाल करते हुए इस जानकारी को बनाया गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मसूरी रेंज और हायर हिमालय रेंजेज, ये सारी जो है बहुत आसानी से यहाँ पर दिख रही हैं, और शिवालिक रेंज भी दिख सकती है। और ये जो है जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर लच्छी वाला फॉरेस्ट का है, वो भी देख सकता है, क्योंकि ये एक छोटी सी पहाड़ी पर दिखता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत कम वेरिएशन है, क्योंकि ये प्लेन एरिया है, देहरादून सिटी इसी के आसपास है, इसी एरिया में। नवसार का इस्तेमाल जो है सब्सिडेंस मैपिंग एंड मॉनिटरिंग के लिए भी किया जा सकता है। इससे जो है मिलीमीटर स्तर की सटीक जानकारी अर्थ सरफेस पे बताई जा सकती है कि सतह में कितना सब्सिडेंस हुआ, या सतह कितने नीचे गई, या सतह में कहीं पर अपलिफ्टमेंट हुआ, कहीं पर सतह में उठाव हुआ, उसे भी बहुत सटीकता से मापा जा सकता है। खनन क्षेत्र, शहरी जैसे निर्माण क्षेत्र की निगरानी के लिए यह तकनीक बहुत अच्छी है। यह खनन शोषण जैसे खतरों की भविष्यवाणी करने में भी मदद कर सकता है। जैसे अगर किसी तरह का हजार्ड होने वाला है, तो अगर बहुत तेज़ी से सब्सिडेंस हो रहा है तो उसे भी ये मैप करके बता सकता है कि सब्सिडेंस बहुत तेज़ी से हो रहा है। अगर किसी एरिया में बहुत तेज़ी से सब्सिडेंस हो रहा है तो इसका मतलब वहाँ पर हो सकता है कि किसी तरह का हजार्ड भी हो। जैसे कि एक स्टडी की गई थी, एक अनुप्रयोग किया गया था। एक बर्गन ऑयल फील्ड है
कुवैत में। तो उसमें टेरासारेक्स के 26 दृश्यों का उपयोग किया गया था और इसमें पाया गया कि प्रतिवर्ष 10 मिलीमीटर के भूमि में कमी हो रही है या फिर भूमि नीचे जा रही है। तो 3 वर्ष का डेटा जब 3 वर्ष के डेटा की जब एनालिसिस की गई तो पाया गया कि 3 वर्ष में मैक्सिमम जो है 30 मिलीमीटर सब्सिडेंस यहाँ इस एरिया के लिए पाया गया है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे इस ऑयल फील्ड्स में जो है बहुत सारे ऑयल पंप्स हैं जो कि ऑयल को निकालते हैं। तो उस ऑयल को निकालने के बाद जनरली जो है या तो फिलिंग करते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पर जो है सब्सिडेंस मापा गया था और हमने सार से पता लगाया। बहुत सारी केस स्टडी ऐसी भी की गई थी जो कि वहाँ पर भूमि पर जीपीएस और दूसरे अन्य जो यंत्र हैं उसको लगा करके उन्होंने मापा था। तो उन्होंने भी ऐसी ही जानकारी एकत्र की थी कि लगभग इतना ही सब्सिडेंस वहाँ पर हो रहा है। एक दूसरी स्टडी की गई थी अंगकोर वट के लिए, जो कंबोडिया की सांस्कृतिक विरासत, जो कंबोडिया में एक सांस्कृतिक विरासत स्थल है। ये अंगकोर वट विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है, क्योंकि इसका परिसर देखेंगे बहुत विराट है और भव्य है। तो इस मंदिर में देखेंगे तो बेसिकली यह खमेर राजवंश ने इस मंदिर को बनाया था और यह मंदिर जब बनाया गया था तो उस समय यह भगवान विष्णु के लिए समर्पित मंदिर था। बहुत भव्य मंदिर है, लेकिन साथ ही साथ ये बहुत पुराना भी है। करीब 11वीं शताब्दी में इसका निर्माण कराया गया था। तो कई तरह का रिसर्च वर्क और कई तरह के प्रयोग, कई तरह के स्टडी यहाँ पर की जा रही हैं, क्योंकि अचानक से कैसे यहाँ से खमेर राजवंश गायब हुआ। यह बहुत सुसंस्कृत तरीके से, सुसज्जित तरीके से बसा हुआ नगर था, वो नगर भी कैसे गायब हो गया अचानक से, जिसकी कोई जानकारी नहीं मिल रही है। तो केवल ये कुछ अवशेष जैसे मंदिर और ये सारी चीज़ें बची हुई हैं और मंदिर के विराट स्वरूप को देखा जा सकता है कि उस समय जो है कितनी भव्य वहाँ पर जो संस्कृति थी वो कितनी भव्य रही होगी। साथ ही साथ इस मंदिर में कई तरह की एस्ट्रोनॉमिकल भी कई तरह के पैरामीटर्स हैं। तो कई स्टडीज एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स से भी रिलेटेड की गई हैं, क्योंकि जैसे इस मंदिर के बारे में है कि अगर इसके चारों जो ये दिखाई दे रहे हैं, ये जो चारों शिखर हैं, इनको अगर मिलाया जाएगा तो करीब करीब इनका 365 हाथ, जो एक बहुत पुरानी यूनिट है, वो होती है, जो कि दिखाती है कि जो है जो धरती द्वारा सूर्य के लगाए हुए एक चक्कर के बराबर होती है, एक साल के बराबर होती है। तो ऐसी कई और जानकारियाँ भी इसमें हैं। जैसे इस मंदिर के बारे में ये भी है कि जो कुछ फ्रेंच और यूरोपियन और को कई दूसरे साइंटिस्ट ने जब वर्क किया तो पाया कि ये जो डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस अलग अलग भारतीय युगों, जो कलयुग, सतयुग और द्वापर युग और त्रेता युग जो बताए गए हैं, उन युगों की भी जानकारियाँ दिखाती हैं, क्योंकि उनके वर्षों के हिसाब से वो उतने हाथ की लंबाई को यहाँ पर किया गया है मेजर। और इसका स्ट्रक्चर चूँकि बहुत भव्य है तो यह यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में किया है, क्योंकि इसमें बहुत सारी सांस्कृतिक विरासत की जानकारियाँ शामिल हैं। तो इस पे कई तरह की जियोलॉजिकल स्टडीज़ भी की जा रही हैं और इस पे एक सब्सिडेंस को लेकर के एक स्टडी की गई, क्योंकि लोगों का भय है कि यहाँ पर टूरिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो टूरिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ जाने के कारण पानी की पंपिंग भी बहुत ज़्यादा हो रही है, ग्राउंड वाटर की पंपिंग। तो उससे डर ये है कि अगर किसी तरह का सब्सिडेंस सरफेस पे आया, चूँकि यह स्ट्रक्चर बहुत पुराना है, कोई भी छोटा सा सब्सिडेंस अगर वहाँ अकर हुआ तो उस सब्सिडेंस के चलते ऐसा हो सकता है कि इस मंदिर में जो है या किसी प्रकार का नुकसान हो जाए, क्योंकि जैसे ही कोई सब्सिडेंस होगा, ये ओल्ड आर्किटेक्चर है और वो किसी तरह के नुकसान को सह नहीं पाएगा और ऐसा हो सकता है कोलैप्स कर जाए या गिर जाए। तो इस चीज़ को लेकर के बराबर स्टडीज होते रह रही हैं। तो एक स्टडी की गई, जिस स्टडी में 2006 से लेकर के 2018 तक के डेटा का यूज किया गया और फाइनली हम लोगों ने जब पाया, ये स्टडी हमने IRS में ही की, तो और ये पब्लिश्ड भी हो चुका है, तो आपको उसके डिटेल में भी जा सकते हैं। तो पाया कि नहीं, अभी यह पूरी तरह से संतुलित है, अभी इसमें जो है किसी तरह का कोई सब्सिडेंस नहीं आया। उसके पीछे रीज़न ये भी हो सकता है क्योंकि इसका जो ग्राउंड वाटर है उसके लेवल को बैलेंस करने के लिए मुझे लगता है ऐसा लगता है कि ये जो जल है चारों ओर जो इससे घिरा हुआ है,
तो ये नहरनुमा जो बनाया हुआ है, जो आर्किटेक्चर बनाया हुआ है, तो इसमें बराबर पानी मौजूद रहने से शायद इसका वाटर लेवल बराबर बैलेंस रहता है, जिसके कारण ये अभी तक कोई किसी तरह का सब्सिडेंट्स या समथिंग यहाँ पर डिटेक्ट नहीं किया गया है। पर कई और तरह की और स्टडी, जैसे जियोलॉजिकल स्टडी और हिस्टोरिकल स्टडी, आर्कियोलॉजिकल स्टडी यहाँ पर की जा रही है। और ऐसी ही कुछ मैपिंग और मॉनिटरिंग की गई थी जो है चाइना के एक प्लेस पर, जो कि समर पैलेस के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर सब्सिडेंस की मैपिंग एंड मॉनिटरिंग की गई थी सार इंटरफेरोमेट्री को यूज़ करते हुए, और बहुत अच्छी जानकारी यहाँ पर भी मिली। सार इंटरफेरोमेट्री का उपयोग करते हुए कुछ साल पहले हमने जो है 2-3 साल पहले एक किलुआ माउंटेन है जो कि जो जहाँ पर कि ज्वालामुखी उद्भेद हुआ था 3 मई 2018 को, तो वहाँ के लिए सेंटिनल-1 डेटा जो है, सेंटिनल-1 डेटा का जैसे हम देखेंगे, वो सेंटिनल-1 डेटा का पूरे विश्व के लिए वह डेटा फ्रीली अवेलेबल है, कोई भी उसे डाउनलोड कर सकता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, यह जो है, यह जो इमेज है वो ज्वालामुखी के उद्भेद से पहले या फिर ज्वालामुखी के इरप्शन से पहले, वॉल्केनिक इरप्शन से पहले की इमेज है। यहाँ पर हमें सब कुछ सामान्य दिख रहा है, लेकिन जैसे ही यह जो है वॉल्केनिक इरप्शन हो गया, तो हम देख सकते हैं कि पहली इमेज जो ये जो दो इमेजेज यूज किए गए हैं, एक 8 अप्रैल की और एक 13 जून की। तो हम देख सकते हैं कि लावा फ्लो जो है वो बहुत ईजिली जो है यहाँ पर देखा जा सकता है, ब्लू रंग में यहाँ पर ये बहुत ईजिली देखा जा सकता है। तो हम देख सकते हैं कि सार इंटरफेरोमेट्री और सार बैक स्कैटर का इस्तेमाल करते हुए हम ज्वालामुखी का जो लावा के फ्लो का डायरेक्शन है उसे भी इजीली मेजर कर सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल वॉल्केनिक एरप्शंस और वॉल्केनिक स्टडीज़ में भी किया जा सकता है, और कई तरह की जियोथर्मल स्टडीज़ भी की जा सकती हैं थर्मल डेटा का भी यूज करते हुए। तो हमने फिर उसके बाद एसबास बेस्ड एलओएस मैपिंग पर, जब एसबास एक तरीका है, पीएस इनसार और एसबार जो है, जिसमें कि लार्ज नंबर ऑफ इंटरफेरोमेट्रिक पेयर्स का यूज करते हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब 10, 15, 20। तो हमने एसबास का इस्तेमाल किया है यहाँ पर। तो हमने पाया, जब आप देख सकते हैं कि जब वॉल्केनिक, जब जो ज्वालामुखी के उद्भेद के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर जो इमेजेस ली गई हैं, तो वहाँ पर हमें क्लियरली यहाँ पर सब्सिडेंट्स देखने को मिल रहा है, जो कि नियर टू 200 to 400 मिलीमीटर है। अगर आप देखें, ये नीले रंग का दिख रहा है, तो वो ज्वालामुखी से होने वाले जो सब्सिडेंट्स हैं उसे भी इससे मापा जा सकता है। ऐसे ही एक सब्सिडेंट से मापा गया था माउंट सेंट हेलेंस में, जहाँ पर कि यूएवी सा डेटा यूज करते हुए 2 डेटा एक्वायर किए गए थे, 2 डेटा लिए गए थे 4 घंटे के अंतर पर। तो 4 घंटे के अंतर पर जो डेटा लिया गया, 4.2 आवर्स बोल सकते हैं, 4.2 घंटे। तो उसमें दिन होता है, अगर दिन में कन्वर्ट करेंगे तो 0.174 दिन हुआ। तो उसके लिए जो टोटल डिस्प्लेसमेंट जो मेजर की गई थी वो थी 0.34 मिलीमीटर पर डे, बहुत हाई डिस्प्लेसमेंट रेंज में मेजर की गई थी। सार के बहुत सारे अनुप्रयोग क्रायोस्फेरिक और ग्लेशियोलॉजिकल स्टडीज़ में हैं, जैसे कि हम अलास्का के लिए देख सकते हैं, अलास्का ग्लेशियर फ्लो स्पीड। तो इसमें हम देख सकते हैं कि मैक्सिमम 5 मीटर पर डे की स्पीड, जो बहुत ही अधिक लाल कलर दिख रहा है, वो 5 मीटर पर डे की स्पीड दिखाता है। और जो येलो कलर है, वो येलो कलर और डार्क ब्राउन कलर है, वो बहुत कम स्पीड को दिखाते हैं। तो इससे हम देख सकते हैं ग्लेशियर फ्लो भी, ग्लेशियर स्पीड भी मेजर की जा सकती है, और इससे स्नो डेंसिटी भी मेजर की जा सकती है। डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन इस रिसर्च आर्टिकल में दी हुई है। तो इससे स्नो डेंसिटी मेजर की गई थी, और जब इसे फील्ड डेटा से कैलकुलेट किया गया, कंपेयर किया गया था, तुलना की गई थी फील्ड डेटा से, तो बहुत अच्छी एक्यूरेसी मिली। ऐसे ही यह आइस सेल्फ और आइसबर्ग मॉनिटरिंग में भी यूज किया जा सकता है। जैसे देखेंगे तो यह लार्सन सी आइस सेल्फ को दिखाता है। लार्सन सी अंटार्कटिका में चौथा सबसे बड़ा शेल्फ था। आइसबर्ग A68 जुलाई 2017 में लार्सन सी आइस शेल्फ से अलग हो गया। तो अलग होने के बाद हम देख सकते हैं कि जो है ये उससे अलग होकर के काफ़ी दूर चला गया। तो अब ये मई 2020 तक जो है ये 966 किलोमीटर की डिस्टेंस
ट्रेवल कर चुका था और सार डेटा से बहुत इजी था मैपिंग एंड मॉनिटरिंग। लेकिन जो है कंटिन्यूस डेटा सेट सेंटिनल-1 सार डेटा सेट जो है अवेलेबल था पूरे विश्व के लिए, तो उस डेटा का इस्तेमाल करते हुए इसकी मैपिंग एंड मॉनिटरिंग की गई थी। सॉइल मॉइस्चर के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो क्योंकि हम देखते हैं कि सार जो बैक स्कैटर है, जहाँ पर नमी ज़्यादा होगी वहाँ से हाई स्कैटरिंग मिलेगी, जैसा कि रेड कलर में दिखाया गया है। और जहाँ पर नमी कम होगी, जैसे आप देखेंगे राजस्थान और गुजरात का जो एरिया है, तो जो है राजस्थान और गुजरात के एरिया में जब हम देखेंगे तो यहाँ पर जो है नमी बहुत कम है, जिसके चलते ये जो है नियर टू ब्लू कलर में दिख रहा है। ऐसे ही सी बैंड सेंटिनल-1 डेटा का इस्तेमाल करते हुए सॉइल मॉइस्चर मेजर किया गया था भोपाल के एग्रीकल्चरल एरिया के, भोपाल डिस्ट्रिक्ट के एग्रीकल्चरल फील्ड्स के लिए। तो हम देख सकते हैं कि बहुत अच्छी एक्यूरेसी के साथ ये मेजर किया गया था और डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन जो किस तरह का मॉडल यूज़ किया गया था और क्या क्या तरीके इस्तेमाल किए गए थे इस सॉइल मॉइस्चर मेजर करने के लिए, वो इस रिसर्च आर्टिकल में उपलब्ध है या फ्रीली अवेलेबल है सारे यूजर्स के लिए। तो जो भी इसे इस्तेमाल करना चाहते हैं वो इसे पढ़ सकते हैं। नाउ फॉरेस्ट पैरामीटर्स के लिए भी इसकी स्टडी की गई है। तो जैसे फॉरेस्ट पैरामीटर में एक तकनीक होती है पोलोमेट्रिक सार इंटरफेरोमेट्री। तो पोलोमेट्रिक सार इंटरफेरोमेट्री तकनीक से जो है फॉरेस्ट की हाइट निकाली गई थी, तो हाइट बहुत ही अधिक एक्यूरेट निकली थी। एक्यूरेसी हम देख सकते हैं कि 94% एवरेज एक्यूरेसी थी जब हाइट निकाली गई थी। तो उसी तरह जो है मल्टी फ्रीक्वेंसी डेटा यूज किया गया था यह देखने के लिए कि अलग अलग जो वेव तरंग दैर्ध्य वाले डेटा हैं, जैसे एल बैंड का हुआ एलॉस पल्सर, सी बैंड का हुआ रडार सेट 2 और एक्स बैंड का हुआ टेरासार एक्स, वो कैसे जो है क्या वो कितना इस पे अपनी जानकारी दे रहे हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में ये जो इमेज दिख रही है उत्तराखंड की, यह बेसिकली फॉरेस्ट हाइट मैप या कैनोपी हाइट मैप बोल सकते हैं, जो कि एक लिडार सेंसर बेस्ड है सेंसर जिसका नाम है जीडाई सेंसर, जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS पर प्लेस्ड है। वहाँ से जानकारी एकत्रित की गई थी पूरे अर्थ की। तो पूरे अर्थ का उन्होंने ग्लोबल फॉरेस्ट कैनोपी मैप दिया गया है, बहुत ही हाईली एक्यूरेट मैप है। जब हमने इसे फील्ड डेटा के साथ कंपेयर किया और इसका कंपेरिजन हमने पोल इंचार बेस्ड हाइट और जो फील्ड में हमने डेटा कलेक्ट किया था उससे किया, तो बहुत अच्छी एक्यूरेसी, सारी तकनीकों ने बहुत अच्छी जानकारी दी। और सार डेटा का इस्तेमाल करते हुए अगर अच्छे मॉडलिंग तकनीक यूज़ की जाए तो यहाँ एक मॉडल हम लोगों ने डेवलप किया है पोलोमेट्री बेस्ड वाटर क्लाउड मॉडल। तो इसका इस्तेमाल करते हुए हमने दुधवा नेशनल फॉरेस्ट पार्क का जो है ये किया था कि फॉरेस्ट ट्रीज का अबव ग्राउंड बायोमास जब मेजर किया था, तो हम देख सकते हैं कि R² जो था बहुत अच्छा मिला। RMSE भी बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, मतलब RMSE जो है मॉडरेट है 60 टन से, जिसे हम ख़राब भी नहीं बोल सकते और बहुत हाई एक्यूरेट भी नहीं बोल सकते हैं। लेकिन जहाँ पर बायोमास की रेंज है अप्रॉक्सीमेटली 300 to 400 टन्स पर हेक्टेयर हो, तो वहाँ के लिए हम ये मॉडरेट बोल सकते हैं, एक्सेप्टेबल है। क्योंकि फील्ड डेटा का मिनिमम यूज़ किया गया था, लगभग नेग्लिजिबल यूज़ था इसके मैपिंग एंड मॉनिटरिंग के लिए। मिनिमम यूज़ करते हुए फील्ड डेटा का हमने ये मैपिंग की थी, तो उस लिहाज से यह मैपिंग जो है काफ़ी एक्यूरेट मानी जा सकती है। वैसे ही एक टेक्निक होती है सार टोमोग्राफी। सार टोमोग्राफी का इस्तेमाल करते हुए हम जो फॉरेस्ट्री है, जो जंगल के पेड़ हैं, उनके हाइट में जो वेरिएशन है अलग अलग जगहों पर, उनको हम इजीली मेजर कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं कि ये डायरेक्ट मैपिंग या फिर मेजरमेंट फॉरेस्ट्री हाइट का, जो कि बहुत अच्छी एक्यूरेसी के साथ होता है, इसको कर सकते हैं। ये दूसरी एक स्टडी की गई थी। पहली स्टडी की गई थी आपको सी बैंड रडार सेट 2 डेटा इस्तेमाल करते हुए हल्द्वानी फॉरेस्ट रेंज के लिए, और दूसरी स्टडी की गई थी एफ्रीसार मिशन में गैबोन फॉरेस्ट एरिया के लिए। इसमें UAV सार डेटा सेट यूज किया गया था। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जब UAV सार डेटा सेट जब देखेंगे एक प्रोफाइल के लिए पर्टिकुलर लाइन जो दिखाती है, अगर इस प्रोफाइल के लिए इसकी प्रोफाइल देखेंगे तो जैसे ही आप देखते हैं कि जैसे ही ये रिवर आता है तो पूरे पानी के स्ट्रक्चर के लिए यहाँ पर हाइट जो है 0 हो गई। लेकिन जैसे ही हम इसे क्रॉस करते हैं हमें यहाँ पर फॉरेस्ट हाइट जो है मिलनी शुरू हो जाती है।
तो लेफ्ट हैंड साइड जो इमेज है ये यूएवी सार का डेटा है, और राइट साइड इमेज जो है ये आपको गूगल अर्थ की इमेज है। बाढ़ के नियंत्रण के लिए भी एसआईआर का इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि एक बहुत अच्छी मैपिंग और मॉनिटरिंग सार डेटा के साथ की जा सकती है। क्योंकि एसआईआर डेटा मौसम स्वतंत्र है, हम देख सकते हैं ये जो है बाढ़ के समय के पहले, दौरान और बाद में भी इसे प्राप्त किया जा सकता है। और यदि आसमान में बादल हों तो भी इसका इस्तेमाल करते हुए जानकारी, धरती के सतह की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। क्योंकि अगर आसमान में बादल होंगे तो जो ऑप्टिकल मल्टी स्पेक्ट्रल और दूसरे सेंसर्स हैं, दूसरे संवेदक हैं, वो धरती का डेटा नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो केवल बादल के ऊपरी सतह की ही जानकारी दे पाएंगे। बाढ़ क्षेत्र का मानचित्रण किया जा सकता है, बाढ़ की गति को चित्रित भी किया जा सकता है, बाढ़ प्रभाव क्षेत्र का मानचित्रण किया जा सकता है, क्योंकि जो सरकारी एजेंसीज होती हैं या फिर जो लोग मिटिगेशन में लगे होते हैं, बचाव में लगे होते हैं, वो जो है यह जानना चाहते हैं कि बाढ़ का प्रभाव क्षेत्र क्या है, तो उस प्रभाव क्षेत्र का भी मानचित्रण किया जा सकता है। जैसे कि एक जो है स्टडी की गई थी फ्लड मैपिंग और मॉनिटरिंग के लिए, बाढ़ की स्टडी के लिए काजीरंगा नेशनल पार्क के लिए। काजीरंगा नेशनल पार्क वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। तो यहाँ पर अगर काजीरंगा नेशनल पार्क को देखेंगे, ये सेंटिनल-2A डेटा है ऑप्टिकल मल्टी स्पेक्ट्रल, लेकिन जब बाढ़ आएगी जब बारिश के टाइम में, तो ये ऐसा नहीं हो दिखेगा, क्योंकि पूरा एरिया जो है क्लाउड से कवर्ड रहेगा। तो यह देखेंगे कि इसमें जो है परमानेंट वाटर बॉडीज़ हैं, परमानेंट जो हमेशा रहते हैं, तो उन वाटर बॉडीज़ को पहले चिन्हित किया गया ना। उनको चिन्हित करने के बाद फिर आप देख सकते हैं कि जो है यह नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो इस साइट में आप देखेंगे कि यह इमेज जो है मार्स की है, इसमें सब कुछ नॉर्मल दिख रहा है। लेकिन आप देखेंगे कि जैसे ही फ्लड, जब जैसे ही वाटर इंक्रीज हुआ इसमें ड्यू टू फ्लड के कारण जब इसमें वाटर बढ़ा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यह पूरा एरिया बहुत अधिक डार्क दिख रहा है। जो परमानेंट वाटर बॉडीज़ थे, अब उनका साइज जो है बहुत बढ़ गया है, और यहाँ पर बाढ़ आराम से देखा जा सकता है। ये देख सकते हैं बाढ़ का पानी इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और सार के और दूसरे पैरामीटर्स थे जिनकी भी स्टडी की गई थी, तो पाया गया कि कई सारे पैरामीटर्स थे जो कि बहुत अधिक सेंसिटिव हैं बाढ़ के पानी को दर्शाने के लिए। इसमें जो है आपको तरह तरह के अलग अलग जो डेट्स हैं, मल्टी टेम्पोरल एनालिसिस बोलेंगे, अलग अलग डेट्स की एनालिसिस की गई थी। तो इसमें पाया गया था कि परमानेंट वाटर बॉडी का पानी कब बढ़ा, कब घटा, ये सारी जानकारी जो है यहाँ पर देखी। जैसे आप देख सकते हैं, यह एक एनिमेशन बनाया गया है दिखाने के लिए कि कैसे पानी जो नॉर्मल सिचुएशन थी, फिर पानी बढ़ा, देख सकते हैं पानी था, फिर जनवरी वाले में पानी फिर से चला गया है, नॉर्मल सिचुएशन हो गई है। तो यह कंप्लीट साइकिल जो है स्टडी की जा सकती है। और तेल रिसाव की भी निगरानी के लिए एसआईआर का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि हम जानते हैं यह बादलों की उपस्थिति से स्वतंत्र है। एसआईआर छवियों में तेल कवर सतह स्पष्ट रूप से अंधेरे क्षेत्रों के रूप में प्रदर्शित होती है, क्योंकि जो सी सरफेस है, अगर हम ऑप्टिकल डेटा लें तो तेल और पानी दोनों जो है एक जैसे दिखेंगे, और यह बहुत मुश्किल होगा बता पाना कि कौन से एरिया में तेल है और कितना बड़ा उसका कवरेज है। तो इसके लिए जो है एसआईआर का इस्तेमाल करते हैं। एसआईआर में पूरी तरह से जो ये अंधेरे क्षेत्रों के रूप में या पूरी तरह डार्क एरिया में जो ऑयल स्पिल्ड एरिया है वो दिखेगा। अब कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स भी डेवलप किए जा चुके हैं जो सेमी ऑटोमेटिक या ऑटोमेटिक होते हैं, जो डायरेक्टली जो है सार डेटा का इस्तेमाल करते हुए तेल रिसाव का पता लगा लेते हैं। और इसका इस्तेमाल करके यह भी एनालिसिस की जा सकती है कि किस एरिया में तेल की मोटाई ज़्यादा है और कहाँ पर तेल की मोटाई कम है। और उपलब्ध मल्टी टेम्पोरल डेटा के साथ प्रदूषण के स्रोत की भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। यहाँ पर हमने पोलसार डेटा से तेल रिसाव का पता किया था। यह एक एक्सपेरिमेंटल स्टडी है, प्रायोगिक स्टडी, जिसको कि नॉर्से 2015 स्टडी के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल ऑयल स्पिल कराया गया था सी में, नॉर्थ सी में। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अलग अलग जो यहाँ पर जो है 4 डिफरेंट तरह के चार तरह के डिफरेंट ऑयल स्पिल किए गए थे। तो इसमें जब सार डेटा बेस्ड एनालिसिस पाया, तो हमने पाया कि पोलसार डेटा जो था वो कैपेबल था ये दिखा पाने में कि जो है कि जो पोलसार डेटा पूरी तरह से कैपेबल था पानी और इसकी
तेल रिसाव में स्कैटरिंग की भिन्नता को दिखाने के लिए। ना उस जानकारी को इस्तेमाल करते हुए, लेकिन उस समय चूँकि सी सरफेस जो था, समुद्र की सतह बहुत रुक्ष थी, तो रुक्ष होने के चलते जो था, आप देख सकते हैं कि इसमें वेव्स जो हैं और रिपल्स ये भी देखी जा सकती हैं। तो जब रिपल्स हों तो और ज़्यादा कठिनाई होती है तेल का रिसाव की एग्जैक्ट जानकारी जानने में, अगर वो कम एरिया में फैला हुआ हो। बड़े एरिया में फैला हो तो बहुत इजीली मेजर किया जा सकता है। चूँकि एक्सपेरिमेंटल स्टडी थी, तो ये जो नेचुरल या फिर एक्सीडेंटल ऑयल स्पिल होते हैं उसके कंपेरिजन बहुत छोटी है। फिर भी जो है पोलसा डेटा कैपेबल था इसके बारे में इसकी जानकारी दे पाने में। और यह सा डेटा सेट बहुत यूजफुल है शिप डिटेक्शन के लिए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई में, यहाँ पर जो है शिप डिटेक्शन जो है बहुत इजीली किया जा सकता है, इसकी स्पीड भी मेजर की जा सकती है, ये सारी जानकारी की जा सकती है। अब कुछ स्लाइडें मैं जीपीआर पर दिखाऊंगा, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार पर। अगर ज़मीन की सतह की जानकारी अगर निकालनी हो, तो ज़मीन की सतह की जानकारी, ज़मीन के सतह के नीचे की जानकारी निकालनी हो, तो उस समय ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार को ऑपरेट किया जाता है, चलाया जाता है। तो इससे हमें ज़मीन की सतह की जानकारी मिलती जाएगी, और कितनी सतह पे कितनी जानकारी मिलेगी यह डिपेंड करता है कौन सी फ्रीक्वेंसी रेंज यूज की जा रही है। अगर बहुत लॉन्ग वेवलेंथ रेंज है तो फ्रीक्वेंसी बहुत छोटी होगी, तो उस समय क्या होगा, पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा होगा, तो ये जो है ज़मीन के नीचे काफ़ी गहराई में भी जानकारी प्रदान कर सकता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार एक उपकरण है जिसे पुरातत्वविद 21वीं सदी में उत्खनन के लिए अधिक से अधिक उपयोग कर रहे हैं। जीपीआर पुरातत्वविदों को कम समय में सटीक और बिना खुदाई के पुरातात्विक स्थलों का सर्वेक्षण करने का मौका देता है। तो जीपीआर बेस्ड जो जानकारी होती है वो बहुत सतह के नीचे की जानकारियों को, कई तरह के ऑब्जेक्ट्स को बता पाने में कैपेबल होती है। जीपीआर के जो मूल सिद्धांत हैं, उत्खनन से पहले भूमिगत की तस्वीर बनाने के लिए रेडियो तरंगों का उपयोग करता है। उप सतहों में किसी भी भिन्नता का पता लगाने के लिए चित्र का उपयोग किया जाता है। जमीन में उत्सर्जित विद्युत चुंबकीय तरंगों और तरंग के परावर्तन और प्राप्त करने के लिए मापा गया समय को एकत्र किया जाता है। जब तरंग मिट्टी में परिवर्तन के क्षेत्रों से टकराती है तो इसे वापस रिसीवर एंटीना में प्राप्त किया जाता है। बैक स्कैटर सिग्नल के द्वारा दिखाया गया मिट्टी में परिवर्तन सतह के नीचे दबी हुई वस्तुओं को दर्शाता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि एक जीपीआर से कैसे हम देखते हैं कि हाई स्पेसियो टेम्पोरल रिजोल्यूशन डेटा मिलता है बहुत गहरे सतह के लिए। आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे वेवलेंथ जो है तरंग दैर्घ्य बड़ा होता जाता है, तो यह जो है ज़मीन के अंदर प्रवेश करता जाता है। और देखिए ये कक्ष निर्माण और इन सब ज़मीन के नीचे की जानकारियों को, ज़मीन के नीचे की जो जानकारी है उसे प्रदान कर रहा है। अब यह व्याख्यान अभी यहीं समाप्त होता है। अभी हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट करेंगे थोड़ी देर में।